वेलकम दोस्तों। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आगे का चैप्टर पढ़ेंगे और हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफ़ेक्ट। तो केमिकल इफ़ेक्ट क्या होता है इसे पढ़ेंगे हम। तो अम्लीय विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर विलयन में घुले पदार्थ अपने अवयवों में विभाजित हो जाते हैं। इसका मतलब हम जैसे ही इसमें सप्लाई देंगे, ये आपका बैटरी सोर्स हो गया प्लस और माइनस, और इसमें जैसे ही हम सप्लाई देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, इस अम्ल में देखो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज हो गया और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो इसमें एक है कैथोड और एक है एनोड। तो एनोड प्लस होता है और कैथोड माइनस होता है। तो माइनस होने के कारण यहाँ पर जो अम्लीय विलयन है, ये अम्लीय विलयन क्या होगा, ये अम्लीय विलयन यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव, तो पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रोड के पास, एनोड के पास जमा हो जाएगा और निगेटिव इस कैथोड के पास जमा हो जाएगा। और ये जो अंदर रखा हुआ है इस पात्र के अंदर, ये पात्र के अंदर है विद्युत अपघट्य। तो जब भी किसी विद्युत अपघट्य को हम अलग से बैटरी से डीसी सप्लाई दिया जाता है तो एनोड और कैथोड के रूप में उसके आयंस टूट जाते हैं। तो यहाँ पर निगेटिव जमा हो जाएगा कैथोड के पास और एनोड के पास पॉजिटिव जमा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इस तरीके से ये काम करता है। तो इसकी खोज जो है सर्वप्रथम माइकल फैराडे ने किया था। फैराडे ने ही प्रैक्टिकल करके देखा और उसने क्या देखा कि जो विद्युत अपघट्य है उसमें उसने धारा प्रवाहित किया, और धारा प्रवाहित करने पर उसका जो विलयन है उसमें विद्युत धारा जैसी प्रवाहित होती है तो विद्युत अपघट्य जो है ये क्या करता है, धारा प्रवाह मतलब आयंस के रूप में टूट जाता है। तो एक धनायन और दूसरा ऋणायन, ये किसके कारण होता है, विद्युत अपघट्य में धारा का प्रवाह आयंस के कारण होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और तापमान बढ़ने पर विद्युत अपघट्य का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, घटता है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो विद्युत अपघट्य का जो रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, कम होगा। और दूसरी बात, ये उसकी चालकता क्या होती है, बढ़ती है। तो विद्युत अपघट्य में यदि उसमें प्रतिरोध जब घटता है, हमने देखे टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस इसका घटता है। सेम वैसे ही टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी क्या उसकी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी। वैसे ही इसमें देखेंगे जिस बर्तन में विद्युत अपघट्य की क्रिया होती है उसे विद्युत अपघटनी सेल कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या वोल्ट मीटर भी कहते हैं। तो यहाँ पर जिस बर्तन में इलेक्ट्रोलाइसिस रखेंगे, विद्युत अपघटन की क्रिया होगी, उस पात्र को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, सबसे पहले विद्युत अपघटन का जो नियम दिया था वो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था, फैराडे ने। डॉक्टर माइकल फैराडे ने दिया था विद्युत अपघटन का नियम। तो विद्युत अपघटन जो क्रिया होती उसमें कैथोड पर जमा धातु का द्रव्यमान m अपघट्य में से प्रवाहित आवेश q के समानुपाती होती है। तो कैथोड पर जमा जो धातु का द्रव्यमान है मतलब मॉस, ये मॉस जो अपघट्य से जब आवेश प्रवाहित होगा तो वो उसके क्या कहलाएगा, समानुपाती होगा, मतलब कि प्रोपोर्शनल में होगा। तो प्रोपोर्शनल में क्या होगा, m प्रोपोर्शनल टू q हो जाएगा। m क्या है, मॉस, और q क्या है, चार्ज। तो इसका रिलेशन क्या हो गया, m इज प्रोपोर्शनल टू q। क्योंकि विद्युत अपघटन की क्रिया में क्या होता है, जो मॉस धातु के पास द्रव्यमान जमा होता है और उस द्रव्यमान में उस द्रव्यमान का जो मान है वो रिलेशन किससे है, उसके आवेश से है। तो इसका फार्मूला हो जाता है m इज प्रोपोर्शनल टू I2, क्योंकि q इक्वल क्या होता है, q इक्वल IT। q इक्वल क्या होता है, IT। तो उसका रिलेशन ये देखिए, I इक्वल q अपान टी भी होता है, क्योंकि q इक्वल क्या होता है, IT होता है। अब इसे तीय गुणा करेंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, m इक्वल ZIT हो जाएगा। जब आप कांस्टेंट हटाते हैं तो कांस्टेंट की जगह क्या लगाएंगे, हम Z को लगाएंगे, क्योंकि Z क्या है, ये धातु का विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक मतलब इलेक्ट्रिक केमिकल इक्विवेलेंट या विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाता है। इसमें
हमने Z तो देखा, ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, लेकिन इसका SI मात्रक क्या है? किलोग्राम पर कूलाम, किलोग्राम पर कूलाम। और 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर होता है 9,65,000 कूलाम। तो 9,65,000 कूलाम 1 फैराडे के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फैराडे ने नियम दिया है, ये नियम कूलाम पर भी आधारित है। तो इसका SI मात्रक किलोग्राम पर कूलाम होगा। क्या होगा? किलोग्राम पर कूलाम। अब हम देखेंगे यहाँ पर रासायनिक प्रभाव पर आधारित उपकरण। तो केमिकल इफेक्ट ऐसे कौन से उपकरण में, इक्विपमेंट में होते हैं जिसका उपयोग उसमें होता है? तो रासायनिक प्रभाव के कारण पहले बात तो सेल में रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसकी वजह से सेल चार्ज होता है। सेल को एक्स्ट्रा DC सप्लाई दिया जाता है, और DC सप्लाई देने पर ही इसका जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, विद्युत अपघट्य, उसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होने के कारण उसमें चार्ज स्टोर होता है। उसके बाद है विद्युत लेपन, जिसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं हम। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की क्रिया में भी रासायनिक प्रभाव उत्पन्न होता है। मतलब रासायनिक प्रभाव के कारण ही विद्युत लेपन की क्रिया होती है। उसके बाद हो गया आपका धातु निष्कर्षण, मतलब मेटल एक्सट्रैक्शन। तो धातु निष्कर्षण की जो क्रिया होती है, इसमें भी रासायनिक प्रभाव का यूज किया जाता है। देखेंगे विद्युत लेपन की जो क्रिया होती है, विद्युत लेपन की क्रिया में क्या होता है, जिस धातु की परत चढ़ाना है तथा उसका जो एनोड प्लस है, एनोड क्या है? प्लस। जिस पर परत चढ़ाना है वो क्या होगा? पॉजिटिव। और जिसकी परत चढ़ाना है, जैसे कि हमें क्या चढ़ाना है? चांदी के ऊपर परत चढ़ाना है, सोने की पॉलिश करना है चांदी के ऊपर, तब क्या करेंगे हम? यहाँ पर जिसकी परत चढ़ाना है उसको क्या लेंगे? निगेटिव। मतलब चांदी को क्या लेंगे हम? निगेटिव। और जो सोना होगा, इसको सोने की परत चढ़ा रहे हैं हम, तो वो क्या होगी? पॉजिटिव। तो इस तरीके से, और इसी प्रकार से क्या हो गया, हम जो अपघट्य होगा, विद्युत अपघट्य जो लेते हैं हम, उस अपघट्य में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो विद्युत अपघटन के कारण क्या होगा? अपघट्य से कैथोड पर जाकर जमा हो जाएगी, अर्थात चांदी के ऊपर सोने की जो पॉलिश है वो जाकर जमा हो जाएगी। क्योंकि सोना जो है, गोल्ड, उस पर वो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव सिरे से जुड़ा होगा, और चांदी निगेटिव सिरे से। जबकि जो धातु है वो उसका कैथोड पर जाके जमा हो जाती है, और एनोड क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पतला हो जाएगा। तो इस तरीके से सोना पॉलिश की जाती है। इसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ का नियम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किरचॉफ का नियम, यह IMP है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सबसे पहले किरचॉफ ने 2 नियम दिया था। कितने नियम दिया था? 2 नियम। 2 नियम किरचॉफ ने दिया। प्रथम नियम ये है कि प्रथम नियम ये कहता है, इसे KCL भी कहते हैं, मतलब जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और नोड लॉ भी कहते हैं। देखो इसके 3 नाम हैं, एक तो KCL, किरचॉफ करंट लॉ, दूसरा है जंक्शन लॉ, और तीसरा है नोड लॉ। मतलब नोड और जंक्शन दोनों एक ही होते हैं। क्या होता है, इस नियम के अनुसार किसी खुले परिपथ में या किसी विद्युत परिपथ के किसी भी संधि पर, मतलब नोड पर, जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो होता है बीजगणितीय योग, यह क्या होगा? शून्य होगा। किसी भी जंक्शन पर, किसी भी संधि पर, किसी भी नोड पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। और इसे बिंदु नियम भी कहते हैं। यदि आपको पूछ ले कि बिंदु नियम क्या है, तो किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु नियम भी कहलाता है। ये ध्यान रहे। यह नियम धारा या आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि ये करंट के संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है, आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर भी काम करता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत बार पूछा भी गया है। परिभाषा के अनुसार इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, समस्त आने वाली धारा ये किस पॉइंट पर आकर जमा हो रही है? किसी एक पॉइंट पर। तो जब आने वाली धारा और जाने वाली धारा का बीजगणितीय योग क्या होगा? शून्य होगा। मतलब इस पॉइंट पर आने वाली जितनी भी धारा है उसका बीजगणितीय योग क्या होगा? 0 होगा। इस पॉइंट पर, इस नोड पर, इस जंक्शन पर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। या हम ये भी बोल सकते हैं कि IA
आई ए प्लस आई बी प्लस आई ई प्लस आई एफ किसके बराबर होगा, आई सी प्लस आई डी। मतलब ये हो गई आने वाली धारा, ये हो गई आने वाली धारा, और ये हो गई जाने वाली धारा। तो आने वाली धारा और जाने वाली धारा दोनों किसके हो गई, बराबर हो गई। तो अब यहां पर देखेंगे हम, ये तो इसका फार्मूला हो गया। फार्मूला क्या हुआ, आई ए प्लस आई बी प्लस आई ई प्लस आई एफ माइनस आई सी प्लस आई डी इक्वल 0। मतलब ये इतनी जो करंट है ये आने वाली है, मतलब इनकमिंग, और ये जो करंट है ये आउटगोइंग वाली है, आउटगोइंग वाली। तो इनकमिंग और आउटगोइंग, देखो इनकमिंग करंट सब प्लस में है और ये जो आउटगोइंग वाली करंट है ये माइनस में दिया हुआ है। तो इनका बीजगणित योग क्या होगा, 0 होगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, इस एग्जाम्पल से भी समझेंगे हम। इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है, इस एग्जाम्पल में जितनी भी करंट है, ये देखो 12 एम्पियर इनकमिंग वाली है, ये 10 एम्पियर इनकमिंग वाली है, 20 एम्पियर, देखो इसके बाद ये जो है 20 एम्पियर आउटगोइंग वाली है, ठीक है, और इसके बाद 30 एम्पियर ये भी आउटगोइंग वाली है। अब यहाँ पर क्या ज्ञात करना है हमें, ये I3 का मान ज्ञात करना है, क्योंकि ये भी आउटगोइंग करंट है। क्या है, आउटगोइंग करंट है। तो हमने क्या किए, इसके पहले जो हम फार्मूला देखे थे उसी फार्मूले के अनुसार हम इसे सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व कैसा करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या दिया है सॉल्यूशन में, 12 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर प्लस I3, और ये देखो ये जो है इतनी करंट, ये जो फर्स्ट वाली इतनी करंट है ये है इनकमिंग की। क्या है ये, इनकमिंग की, इनकमिंग करंट, नोड पर आने वाली करंट हो गई है, और इतनी जो करंट है ये क्या हो गई, जाने वाली करंट। तो आने वाली करंट बराबर जाने वाली करंट हमने अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पर हमें ये पता चलेगा कि करंट टोटल I3 कितनी है। तो 12 एम्पियर प्लस 10 एम्पियर प्लस क्या है, ये I3 है। तो इसे क्या करेंगे हम, इस साइड डालेंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 30 और 20 50 एम्पियर हो गया, ये कितना हो गया 50 एम्पियर, ये हो गया 50 एम्पियर, और ये कितना है इससे जोड़ेंगे हम तो ये हो गई 22 एम्पियर। तो 50 में से 22 को घटाएंगे तो I3 का मान कितना निकलेगा, 28 एम्पियर। तो सर्किट इस I3 में बाहर जो करंट निकल रही है, जाने वाली करंट जो I3 का मान है वो कितना हो जाएगा, 28 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम। जो किरचॉफ का द्वितीय नियम है इसे KVL भी कहा जाता है, किरचॉफ वोल्टेज नियम, किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो इसे किरचॉफ का वोल्टेज नियम भी कहा जाता है, या इसे लूप नियम भी कहा जाता है, या इसे लूप नियम भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, जंक्शन या नोड दोनों का मान मतलब एक ही होता है, ठीक है। ये जंक्शन या नोड की बात जब भी की जाएगी तो आप समझ जाएंगे KCL की बात की जा रही, किरचॉफ करंट लॉ की बात की जा रही। लेकिन जब भी KVL की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है कि ये लूप की बात की जा रही है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर लूप में जो करंट फ्लो होगी वो KVL के लिए होगी, मतलब किरचॉफ का वोल्टेज नियम कहलाएगा। इसमें देखेंगे हम द्वितीय नियम KVL या लूप नियम में, किसी बंद परिपथ में या किसी विद्युतीय परिपथ में किसी भी लूप पर मिलने वाली समस्त वोल्टेज का बीजगणित योग क्या होता है, 0 होता है। मतलब लूप पर जितनी भी करंट मिलेगी, लूप पर जितनी भी वोल्टेज मिलेगी, यहाँ करंट की बात नहीं करेंगे, लूप पर जितनी भी वोल्टेज मिलेगी उन वोल्टेज का जो बीजगणित योग क्या होगा, मतलब समेशन V, वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे देखते हैं ग्राफ के रूप में। तो जो किरचॉफ का वोल्टेज नियम है, पहली बात तो ये ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसके पहले ये हुआ ऊर्जा KVL की बात कर रहे हैं हम, लेकिन KCL जो इसके पहले मैंने बताया वो किसके संरक्षण पर काम करता है, आवेश या धारा संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके, आवेश या
धारा संरक्षण सिद्धांत पर कौन सा काम करता है, केसीएल करता है। और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कौन सा करता है, केवीएल, मतलब किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लूप हमेशा क्या रहेगा, बंद परिपथ होता है। लूप कैसा रहता है, बंद परिपथ रहता है। मेष एक वैसा बंद परिपथ जिसके अंदर कोई दूसरा बंद परिपथ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, मेष कहते हैं। तो यहाँ पर लूप और मेष, ये जो लूप और मेष है ये दोनों एक ही होते हैं। और उसमें हमने देखे थे जंक्शन और नोड, ये केसीएल की बात है, जंक्शन और नोड ये दोनों एक ही उसमें होते हैं। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, लूप और मेष दोनों एक ही होंगे। तो मेष और लूप होगा, इसमें क्या होगा, सारा मेष और लूप होगा। और लूप मेष, देखो सारा मेष लूप हो सकता है, ध्यान से सुनिए, सारा जो मेष है वो लूप हो सकता है, लेकिन सारा जो लूप है मतलब सभी लूप मेष नहीं हो सकते। ये पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। तो जितना लूप है सारे लूप मेष हो सकते हैं, सारे लूप मेष नहीं हो सकते, मतलब सारे मेष लूप हो सकते हैं लेकिन सारे लूप मेष नहीं हो सकते। तो मेष लूप होगा लेकिन सारा लूप मेष नहीं होगा। मेरे बात को समझिए फिर से। तो यहाँ पर इस डायग्राम के अनुसार हम देख सकते हैं, इस डायग्राम में R1, R2, R3 और ये हो गया R4। तो ये A, B, C और ये D, बीच में क्या है, R5 है, ये क्या है, R5। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इस तरीके से उपरोक्त चित्र में क्या क्या बनेगा, मेष कौन कौन सा बनेगा और लूप कौन सा बनेगा। तो इस डायग्राम में मेष और लूप कौन कौन सा बनेगा ये देखेंगे हम। तो लूप कौन सा बनेगा, ABCDA, मतलब कि A, B, C, D और A, मतलब A, B, C, D और ये A। उसके बाद ABCA, A, B, C और A, ये क्या बना, लूप बना। तो एक दो लूप बन गए। उसके बाद फिर देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे हम, उसके बाद है A, D, C और A। जैसे इस साइड का हाफ पार्ट लिए थे वैसे इस साइड का भी हाफ पार्ट लेंगे हम। तो लूप कितने बनेंगे, लूप बने 3। अब मेश कितने बनेंगे, मेश बनेगा देखो ABCA, A, B, C और A, ये क्या हो गया, मेश ABCA। वैसे ही बनेगा ADCA, ADCA, कैसा, ADC और A। इस तरीके से मेश और लूप। तो ये देखिए ये दोनों सेम लग रहे हैं, मतलब कि ABCA, ABCA, ADCA, ADCA। वही तो कहा गया है, सर्किट में सारा मेश लूप होगा। क्या होगा, सारा मेश क्या हो सकता है, लूप हो सकता है, लेकिन सारे लूप मेश नहीं हो सकते। वही चीज़ को प्रूफ करके दिखाया गया है। आगे देखेंगे हम इस सर्किट में। तो इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही है इसे देखेंगे हम। तो सर्किट में करंट जो फ्लो हो रही है इसमें I1 क्या क्या है, I1 R1, I3 R3 बराबर क्या हो जाएगा, I4 R4 और I5 R5 और I2 R2 हो जाएगा। तो इस सर्किट में जो है ये रजिस्टेंस है, ये भी रजिस्टेंस है, ये R4 हो जाएगा, ये R2, ये R3 और ये R1। तो इस तरीके से हम इसको, इसका जो फार्मूला होगा ये फार्मूला बनेगा, इस सर्किट के अनुसार ये इसका फार्मूला होगा। इसका मतलब ये फार्मूला है इसका, और इस तरीके से कोई भी सर्किट होगा तो उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर R1 में I1 करंट फ्लो होगी, ये सभी को मालूम है। R3 में I3 करंट फ्लो होगी, R4 में I4 करंट फ्लो होगी, वैसी R5 में I5 करंट फ्लो होगी और R2 में I2 करंट फ्लो होगी। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, इसका सही फंडा है, क्या है, I इंटू आर, मतलब V इक्वल I इंटू आर। यदि ये V1 होगा तो ये R1 होगा और ये I1 होगा। इसका मतलब V इक्वल I इंटू आर, ओम्स का नियम, मतलब ओम्स लॉ जो है V इक्वल I इंटू आर,
इस तरीके से इससे हम सेट किए हैं। मतलब ये I1 और R1 के बीच में क्या है, इनटू है, गुणा है। तो इसमें हम देखेंगे केवीएल जो विधि है, ये विधि में परिपथ को हल करने की जो मेथड है, ये मेथड कैसी होती है। तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है और इस तरीके से आप केवीएल को सॉल्व कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम क्या देखेंगे, सबसे पहले तो बैटरी में पॉजिटिव से निगेटिव की ओर चलते हैं। किधर चलेंगे, निगेटिव से पॉजिटिव नहीं चलेंगे, पॉजिटिव से हम चलेंगे निगेटिव की ओर। तो बैटरी का जो वोल्टेज है वो निगेटिव होगा, मतलब ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे हम सामने, निगेटिव लेंगे, क्योंकि बैटरी का वोल्टेज क्या हो जाएगा, निगेटिव लेते हैं। फिर आगे क्या करेंगे, बैटरी में निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे। जब निगेटिव से पॉजिटिव की ओर चलेंगे तो वोल्टेज हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अर्थात धनात्मक लेंगे। फिर परिपथ में विद्युत धारा की दिशा में चलते हैं। यदि परिपथ में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस दिशा में चलते हैं तो प्रतिरोध के जो परितः होगा वो वोल्टेज निगेटिव लेंगे। मतलब जिस दिशा में करंट फ्लो हो रही है उस दिशा में जाएंगे तो परिपथ में विद्युत धारा की जो वोल्टेज होगा, मतलब प्रतिरोध के परितः वोल्टेज क्या हो जाएगा, वो निगेटिव हो जाएगा। देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एक 12 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी का उपयोग एक 10 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को चार्ज करने में होता है। तो परिपथ में धारा कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 10 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली जो बैटरी है उसको चार्ज करना है हमें। तो इसमें ये जो है चार्ज करने पे हमें करंट ये सर्किट से कितना लेगी, तो इसी को हम देखेंगे। ये है इसका क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन में हमने सर्किट देखो, एक 12 वोल्ट की बैटरी लगा दी हमने, कितना, ये 12 वोल्ट की है और ये 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसे RI बोलते हैं, मतलब आंतरिक प्रतिरोध। वैसे ही दूसरा एक है 10, एक बैटरी क्या है 10 वोल्ट का है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है और इसका भी इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। तो सर्किट में करंट कितनी प्रवाहित होगी, परिपथ में क्या धारा प्रवाहित होगी, हमें ये पता करना है। तो अब हम देखेंगे इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन कैसा देखेंगे, अब हम लगाएंगे केवीएल सर्किट में। तो जब सर्किट में केवीएल अप्लाई करते हैं तो मैंने सामने बताया था, यदि वोल्टेज लेते हैं तो वोल्टेज के सामने माइनस का चिन्ह होगा। तो देखो केवीएल में क्या हो जाएगा, ये -10 लिया गया है, इनटू इसमें भी वही लगाएंगे V = I × R। तो V = I × R इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यदि हम इस इक्वल को हटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो ध्यान से देखिए, ये हो गया -10, फिर ये -I, क्योंकि इसका मान दिया नहीं है, हमें इस -I का भी मान ज्ञात करना है ना। ये V का मान है, ये क्या है, V का मान है, ये I दिया हुआ है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, इसके इनटू में हो जाएगा, कितना है, ये R का मान कितना दिया है, 1 ओम। तो यहाँ पर क्या हुआ, -10 और ये -I × 1, उसके बाद फिर -I × 1, फिर हो जाएगा +12, क्योंकि ये जो है ये वोल्टेज इसका ज़्यादा है, इस बैटरी का वोल्टेज ज़्यादा है और इसका कितना था, 10। तो कम से ज़्यादा की ओर जा रहे हैं हम। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, जब इसका इसको घटाएंगे हम, 12 वोल्ट को 10 वोल्ट से घटाएंगे तो बच जाएगा 2 वोल्ट। और ये -I × 1 है और -I × 1 है, तो ये हो जाएगा -2I। तो -2I हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 2 को इस साइड ला देंगे तो ये प्लस में 2 है, इस साइड आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों का, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1। तो I का मान कितना बचेगा, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर इस सर्किट में फ्लो होगी। तो ध्यान से सुनिए, कुछ नोट है इसका। ठीक, नोट में क्या है, एक जंक्शन होता है जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी होती है। तो नोड क्या है, एक जंक्शन है। नोड क्या है, एक जंक्शन होता है जहां 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी होती है। तो जहां पर 2 या 2 से अधिक शाखाएं जुड़ी होगी
जहाँ दो या दो से अधिक शाखाएं जुड़ी की वो क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। अब हम देखेंगे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य में हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले तो कि खुला ओपन परिपथ क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है। तो ओपन सर्किट क्या है, देखो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। अब यहाँ से वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं हम, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है आपस में, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। तो वैसे ही इसमें V इक्वल आई इंटू आर, ठीक है। तो V इक्वल आई इंटू आर का जब हम यूज़ करेंगे तब क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे R इक्वल क्या हो जाएगा, V अपान आई। तो जब V और I का मान क्या है, जीरो सर्किट में फ्लो हो रही, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। मतलब V अपान जीरो इक्वल इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है कि खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा, शून्य होगा। फिर होगा खुला परिपथ में वोल्टेज का मान भी शून्य नहीं होता। ध्यान से सुनिए, खुला परिपथ में वोल्टेज का मान शून्य नहीं होता, क्योंकि अप्लाई किया जा रहा है। खुला परिपथ में प्रतिरोध क्या होता है, अनंत होता है। ये 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि खुला परिपथ में विद्युत धारा का मान शून्य होता है, मतलब I इक्वल 0 होगा। फिर वोल्टेज का मान शून्य नहीं होगा, वोल्टेज इज नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। ये 3 रिलेशन बनते हैं ओपन सर्किट में, खुला परिपथ में। तो 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, ये बहुत बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 1 कूलाम बराबर होता है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और 1 फैराड बराबर कितना होता है, 1 फैराड बराबर 9,65,000। इसे फिर से देखते हैं, ये हो जाएगा 96,500, 9 लाख नहीं होगा, ये हो जाएगा 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम। इसके बाद देखेंगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें। घरों में जो विद्युत ऊर्जा की माप की जाती है वो कैसे निकाली जाती है, यूनिट वो देखेंगे हम। तो घरों में विद्युत ऊर्जा की जो माप है वो किलोवाट हावर में होती है, अर्थात यूनिट में किलोवाट हावर, KWH किलोवाट हावर में होती है। तो किलोवाट हावर में होती है विद्युत ऊर्जा। तो इसे देखेंगे निकालते कैसे हैं। इसको निकालने का फार्मूला क्या है, कुल शक्ति मतलब P का मान दिया है और कुल समय अपान 1000। तो फार्मूले के रूप में क्या हो गया, P इंटू टी अपान 1000। क्या हो गया, P इंटू टी अपान 1000। अब P इक्वल क्या होता है, V इंटू आई होता है, वोल्टेज और करंट। तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, आप जो वह विद्युत ऊर्जा है वो क्या हो जाएगा, VIT अपान 1000। क्या हो जाएगा, VIT अपान 1000। इस तरीके से विद्युत ऊर्जा निकालने का ये फार्मूला होता है। बहुत बार पूछा गया है ये फार्मूला, और इसे याद रखना बहुत जरूरी है। देखेंगे हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, एक घर में 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं। 220 वोल्ट 40 वाट के 5 बल्ब लगे हैं, मतलब P का मान 40 वाट और 5 बल्ब लगे हैं। तो 5 बल्ब प्रति घंटे, 5 बल्ब जो है वो 5 घंटे प्रतिदिन की दर से 30 दिन तक जलते हैं। तो बल्बों द्वारा एक माह में व्यय की गई यूनिट कितनी होगी। अब हमें यूनिट निकालना है, और इसके पहले जो फार्मूला निकाले थे विद्युत ऊर्जा, जो व्यय विद्युत ऊर्जा है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, P इंटू टी अपान 1000। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला बनेगा P इंटू टी अपान 1000। तो इसको शॉर्टकट में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी अपान 1000। ठीक है, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है। तो इसका फार्मूला आप कैसा बनेगा, आप रखेंगे कैसे हम, 40 गुणित 5 गुणित 30 गुणित 5, इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 40
गुणित 5 गुणित 30 गुणित 5 अपान 1000 होगा। तो जब इसको कैलकुलेशन करेंगे हम तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक है, दूसरे ज़ीरो से कैंसिल हो गया, उसके बाद बचे हमारे पास 10, तो 5 टू द ये 2 बार जाएगा और ये फिर ये 2 बार कट जाएगा। तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, 30 किलोवाट हावर इसका आंसर आएगा। मतलब कि यूनिट कितना होगा, 30 यूनिट। तो 30 दिन तक चलेगा तो कितना यूनिट हो जाएगा, 30 यूनिट, 30 यूनिट, ये इसका आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे विद्युत परिपथों में निम्न रंगों द्वारा तार प्रदर्शित किए जाते हैं। तो अलग अलग कलर के जो हैं वो तार होते हैं, अलग अलग रंगों के तार होते हैं। तो देखो आर होता है तो उसे रेड, वाई होता है तो उसे येलो, बी लिखा है तो उसे ब्लू। तो ये आर वाई बी ये 3 फेस के हो गए, 3 फेस। उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन जो होता है वो किसका कलर होता है, ये होता है अर्थ का। ध्यान रहे अर्थ वायर का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, और जो ब्लैक होता है वो न्यूट्रल वायर का होता है। किसका होता है, ये न्यूट्रल वायर का होता है। ऐसे भी याद रखना है, आर वाई बी 3 फेस का हो गया, और ग्रीन कलर होगा अर्थ का और ब्लैक कलर होगा न्यूट्रल का। इस तरीके से आगे हम देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उच्च वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन में सबसे ऊपर जो ओवरहेड लाइन में सबसे ऊपर वाला जो तार होता है वो चालक तार है, लेकिन वो अर्थ तार कहलाता है। मतलब कि अर्थ के रूप में उसे उपयोग किया जाता है, और वो भू संपर्कित होता है, मतलब कि अर्थ से कनेक्टेड होगा। मतलब कि अर्थ वायर 3 फेस ट्रांसमिशन लाइन में भी यूज़ किया जाता है। और इसका जो गेज होगा आर वाई बी तीनों फेस का हाफ होगा। तो इसके बाद फेस वायर यूज़ किया जाता है। मतलब हम इस तरीके से देख सकते हैं, ये टावर हो गया, ये टावर के 3 फेस हो गए, और सबसे ऊपर वाला जो एरिया होगा यहाँ पर ये अर्थ वायर यूज़ करेंगे, ये आर का हो गया, ये वाई का हो गया, और ये बी का हो जाएगा। इस तरीके से ये टावर है, और ये टावर में आर वाई बी 3 फेस हो जाएंगे। इस तरीके से यूज़ किया जाता है। थैंक यू दोस्तों। परंतु कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे हम, जिन्हें याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो किसी व्यक्ति को सुरक्षित रहने के लिए अधिकतम कितना होगा, 9 मिली एम्पियर की विद्युत धारा उपयुक्त कर सकते हैं। मतलब 9 मिली एम्पियर की यदि करंट उसके बॉडी में फ्लो हो रही है तो उसको कोई शॉक नहीं लगेगा, उसको करंट लगने का, शॉक लगने का कोई खतरा नहीं होगा। उसके बाद मानव शरीर का जो प्रतिरोध है लगभग 1000 ओम तक होता है। कितना होता है, 1000 ओम तक। तो ह्यूमन जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है वो 1000 ओम तक होता है। उसके बाद है केल्विन ब्रिज में निम्न प्रतिरोध मापा जाता है। तो डबल जो केल्विन ब्रिज हम यदि जब रेजिस्टेंस मेज़र करेंगे तो केल्विन ब्रिज का यदि उपयोग करते हैं तो उसमें हम लो रेजिस्टेंस माप सकते हैं। उसके बाद है अगर 2 तार समानांतर में एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होते हैं, मतलब कि ये भी तार में धारा इसी दिशा में फ्लो हो रही है और दूसरे भी करंट फ्लो इसी एक ही दिशा में हो रही है, तो वे एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन होगा, अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा इन दोनों के बीच में। इसके बाद आगे देखेंगे हम, जब 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है, जब 2 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ा जाता है तो क्या होता है, परिणामी प्रतिरोध निम्न प्रतिरोध से कम होता है। मतलब 2 रेजिस्टेंस को हम, ये रेजिस्टेंस एक है, ये रेजिस्टेंस दूसरा है, इसको पैरेलल में हमने जोड़ दिए तो रिजल्टेंट जो क्या होगा, कम आएगा। मतलब रेजिस्टेंस का मान क्या आ जाएगा, कम आएगा रिजल्टेंट। उसके बाद देखेंगे हम, पानी में अगर सप्लाई देंगे हम, मतलब कि कोई भी सप्लाई इस वाटर बाथ के अंदर दिए, हमने एक वायर जोड़ दिया यहाँ से, ये 2 वायर ला दिए, एक न्यूट्रल का एक फेस का, ठीक है। यदि एसी, ये डीसी, एसी के लिए हो जाएगा, यदि डीसी देते हैं तो उसके लिए अलग होगा। तो पानी में अगर सप्लाई के 2 तारों को डाला जाए और दोनों तार के पास में बुलबुले बनते हैं, क्या बनते हैं, बुलबुले बनते हैं, तो वह सप्लाई क्या होगा, डीसी है, ये ध्यान रखिएगा। यदि बुलबुले
बने बिना पानी गर्म हो रहा है तो ये समझिए कि वो सप्लाई कौन सा होगा, एसी होगा, एसी सप्लाई होगा। अर्थात एसी में बुलबुले नहीं बनते, डीसी में बुलबुले बनते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी एपरेटस, कोई उपकरण ना भी हो तो भी हम ये पता लगा सकते हैं कि ये डीसी सप्लाई है या एसी सप्लाई है। बुलबुले बनेंगे तो डीसी सप्लाई, और पानी गर्म होगा तो एसी सप्लाई। इतना तो जान सकते हैं हम। उसके बाद देखेंगे हम, घरों में लगे उपकरण विद्युत सप्लाई के साथ साथ समानांतर में लगे होते हैं। मतलब घरों की जो वायरिंग होती है वो होती है पैरेलल में। किस में होती है? पैरेलल में, अर्थात समानांतर में। क्या होती है? समानांतर में होती है। और इसका एक कारण एक समान वोल्टेज होता है, क्योंकि हमें एक समान वोल्टेज की आवश्यकता होती है, इसलिए घरों की जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है।